गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि कल हम सबसे विकसित वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पौधों का सबसे विकसित वर्ग एंजियोस्पर्म। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, अंत में उनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज पत्रों में केवल एक ही बीज पत्र, जिनके बीजों में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। उदाहरण गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चावल आदि। समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम कुछ बीज लें, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, इनको अगर 5, 7, 10 घंटे भिगो के रख दें और उनके बाहर के आवरण को हटाकर देखें तो हम देखते हैं चना है, मटर है, उनके अंदर दो दालें दिखाई देती हैं। क्या गेहूं में, बाजरा में भी ऐसे दिखाई देता है क्या? नहीं, क्योंकि उनमें दो बीजपत्र नहीं होते हैं। भिगोकर देखने पर और उसका आवरण बाहर से हटाने पर हमें पता चल जाएगा कि एक बीजपत्र है या दो बीजपत्र हैं। तो एक बीजपत्र वाले जो पौधे होते हैं जिनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है उनको एक बीजपत्री कह देते हैं, और जिनके बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो दालें पाई जाती हैं, उनको द्विबीजपत्री कह देते हैं। अब पहचान क्या है एक बीजपत्री पौधे? आपको याद रखने का तरीका आपको बताते हैं इस बारे में कि जो पौधे, जिन पौधों की पत्तियां रिबन की तरह लंबी होती हैं। आप ध्यान करिए, खेतों में जो हम फसलें उगाते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, इन सब की पत्तियां रिबन की तरह लंबी होती हैं और उन पत्तियों में धारियां लंबी लंबी होती है इस तरह से। यानी इस तरह से ये है तो पत्तियां इस तरह होती हैं इनकी ऐसे, और इनमें ऐसे धारियां भी होती हैं। तो ये लंबी पत्ती वाले, बिल्कुल लंबी लंबी पत्तियों वाले इस तरह से, वो सारे एक बीजपत्री हैं। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, और जैसे बांस, घास, गन्ना, घास में दूब घास, गन्ना, ये सब एक बीजपत्री हैं। एक बीजपत्री के वैसे ज्यादा उदाहरण नहीं है, ये संख्या में कमी है। तो ये तो हो गए एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री अधिकांश हमारे चारों ओर जो पौधे दिखाई दे रहे हैं उनमें से अधिकांश द्विबीजपत्री हैं। अब उनमें से देखिए, सरसों हम खेतों में बोते हैं, उसके आवरण को भिगो करके आवरण को हटाइए, दो बीजपत्र आपको जरूर नजर आएंगे। चना है, ग्वार है, मटर है, मूंग है, ये जो दाल वाले पौधे हैं इनके बीजों को भिगो करके 5-7 घंटे बाद में उसका बाहर का आवरण हटाइए, दो दालें या दो बीजपत्र आपको नजर आएंगे। ये द्विबीजपत्री हैं। तो हमारे चारों ओर अधिकांश पौधे द्विबीजपत्री ही होते हैं। इस प्रकार से ये था एंजियोस्पर्म का लास्ट विभाजन। अब उसके बाद में अभी तक हमने जो पौधों के बारे में इस तरह से अध्ययन, प्लांट की जो जगत है उसके बारे में जो अध्ययन किया है उसका एक छोटा सा डायग्राम है। इसके आधार पर हम क्या इसको एक बार देख लेते हैं कैसे वर्गीकरण किया। पादप, प्लांट के में पादप आते हैं, तो पादप को दो भागों में बांटा। किस आधार पे? पादप शरीर बिना विभेदन के, जिसमें जड़, तना, पत्तियां ही बनते हैं, केवल हरी चपटी रचनाएं होती हैं, एक तरफ वो रख दिए। और दूसरी तरफ विभेदित पादप शरीर, जिनके शरीर में जड़, तना, पत्तियां या वैसी रचनाएं भी दिखाई देती हैं। इस तरह से तो बिना विभेदन वाले में तो थैलोफाइटा एक ही आएगा, और विभेदन वाले जिनमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं तो उनको फिर दो भागों में बांट दिया। जैसे बिना संवहनी ऊतक के, बिना संवहनी ऊतक वाले, संवहनी ऊतक होते हैं जाइलम, फ्लोएम, जो पदार्थों को संवहन करते हैं। पहले भी आपको बताया गया है कि जाइलम याद रखने का तरीका है, जैसे जाइलम, जैसे जड़, जैसे जमीन, जैसे जल। तो जल, जमीन से जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये तो कार्य होगा इसका, लवण और जल पत्तियों तक पहुंचाना, तो ये संवहनी ऊतक है। इसी तरह से फ्लोएम ऊतक है, वो पत्तियों में निर्मित जो मंड होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में, तना, जड़, पत्तियों में सब जगह पहुंचाता है, वो फ्लोएम ऊतक है। ये दोनों संवहनी ऊतक कहलाते हैं। तो इसमें संवहन ऊतक वाले पौधे और बिना संवहन ऊतक वाले पौधे, और जिन पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं वो पौधे,
इस तरह दो भागों में बांट लिया। तो इसमें तो ब्रायोफाइट आता है जिसमें समन्वितक नहीं पाया जाता, और समन्वितक पाया जाता हो इधर आगे। अब समन्वितक वाले पौधे हैं उनको आगे दो भागों में बांट दिया, एक तो बीज रहित पौधे और एक बीज वाले पौधे। एक तो बिना जो बीज उत्पन्न नहीं करते वो पौधे, और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। तो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं उसमें आ गया टेरिडोफाइटा, ये आपको बताया था। जैसे पहला बीज था, क्या नाम है इसका, थाइलोफाइटा, फिर आ गया था ब्रायोफाइटा, और फिर उसके बाद में आ गया टेरिडोफाइटा। हमने 5 पढ़े हैं, 5 प्रभाग पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में अब बीज उत्पादन करने वाले अगर देखें तो उसमें भी 2 टाइप के हो गए, नग्न बीजी जिनमें फल ही नहीं बनता, खाली पौधे में बीज ही लगते हैं, और जैसे साइटोस्पाइनस बताया था आपको, और एक फल भी बनते हैं साथ में, और बीज फल के अंदर बंद रहता है, उस टाइप के पौधे। तो इसके आधार पे यानी इनको 2 भागों में बांट दिया, नग्न बीजी और फल में बीज बंद रहते हैं वो पौधे। तो नग्न बीजी में हमने बताया था जिम्नोस्पर्म में, ये चौथा अपना जो चौथा प्रभाग है, चौथा डिवीजन वो आ गया, और 5वां डिवीजन आपको लास्ट में बताया था एंजियोस्पर्म। इस तरह से ये 5 इनके डिवीजन बताए थे आपको प्लांटी जगत के। और फिर लास्ट में ये जो एंजियोस्पर्म है ये 5 ही भागों में बांटा गया, डिवीजन तो 5 ही है, इसको भी थोड़ा सा आगे डिवीजन बांट देते, थोड़ा सा डिवीजन 5 ही है। प्लांटी जगत में कुल 5 ही डिवीजन है, वो आपको इधर बता दिए, 1 2 3 4 और 5। और एंजियोस्पर्म होते हैं वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जैसे कि अभी भी बताया है। तो सबसे विकसित हो गए द्विबीजपत्री पादप। इस तरह से ये था प्लांटी जगत का वर्गीकरण। आपको प्रत्येक का अलग अलग वर्गीकरण भी बताया जा रहा है साथ में डायग्राम के द्वारा। अब कुछ प्रश्न लेते हैं, जैसे सरल पौधों को किस वर्ग में रखा गया है, सरल पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगेन में क्या अंतर है। आपको याद हो कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें जो प्रत्यक्ष हैं वो जननांग नहीं पाए जाते, तो इनको वो फेनेरोगेन नहीं कहते हैं, इनको क्रिप्टोगेन कहा जाता है, क्रिप्टोगेन। और फेनेरोगेन में क्या अंतर है वो आपको अंतर बताना है देख करके। और तीसरा सवाल है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, क्या भिन्नताएं हैं। अब उसके बाद में इस 5 जगत अवधारणा में, पंच जगत अवधारणा में पांचवा और अंतिम जगत है जिसका नाम है एनिमेलिया। यानी एनिमेलिया मतलब इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स रखे गए हैं। तो इस जगत के अधिकांश जंतु चलायमान होते हैं, चलने वाले होते हैं, और कुछ जंतु नहीं भी चलते। इस जगत के जीव यूकैरियोटी यानी स्पष्ट केंद्रक वाले ऐसी कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, इसका मतलब होगा यूकैरियोटी। और बहुकोशिक का मतलब होता है अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। और विषम कोशिका का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनके आपको अर्थ बता दिए, बहुकोशिक हो गए और स्पष्ट केंद्रक वाले हो गए, और विषम कोशिका का मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले। अब बात आती है इन जीवों के शारीरिक संरचना तथा विभेदीकरण के आधार पर कई संघों में बांटा गया है। संघ बना दिए, संघ को फाइलम कहते हैं। इनको लगभग 10 संघों में बांटा गया है। हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो शारीरिक रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, विभेदीकरण के आधार पर संघों का विकास हुआ नहीं हुआ, कितना विकास हुआ, उसके आधार पे इसको संघों में बांट दिया। तो सबसे पहला संघ लेते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरे का मतलब होता है छिद्रदार। जैसे अपने जो गाड़ी में सीट आती है, इसमें स्पंज आपने देखा होगा, उस स्पंज में कितने सारे छिद्र होते हैं। इसी तरीके से इनके शरीर कैसे होंगे, छिद्रदार। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रदार जंतु, अर्थात इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु अचल होते हैं, यानी एक जगह खड़े रहते हैं। जैसे पौधा खड़ा होता है ऐसे
जीवन भर वहीं खड़े रहते हैं। कहाँ पे खड़े रहते हैं? चट्टानों से चिपक करके। जो किसी आधार का मतलब ये समुद्री जीव होते हैं वैसे, तो समुद्र में वो चट्टानें होती हैं, उनसे चिपक के खड़े हो जाते हैं और ताउम्र अर्थात जीवन भर वहीं चिपके रहते हैं, कहीं चल के जाते नहीं है। तो किसी आधार से जीवन भर चिपके रहते हैं। ये छिद्रों के माध्यम से ही शरीर में जल ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन है जल में घुली हुई, वह अन्य पदार्थ जैसे भोजन सामग्री आदि इन छिद्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये देखिए छिद्र कितने सारे हैं। ये इसी का उदाहरण है। पोरीफेरा का एक जंतु है जिसका नाम है साइकोन। ये साइकोन जंतु है और छिद्रदार है। इसमें देखिए इस तरह से कितने सारे छिद्र बने हुए हैं और ये आधार से ये इस तरह चिपक करके खड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये छिद्रों के माध्यम से पोषक पदार्थ जल और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये छिद्र भीतर पूरे शरीर तक पहुंचते हैं, एक नाल में खुल जाते हैं और पूरे शरीर में पदार्थों का संवहन भी इन छिद्रों के माध्यम से हो रहा है, ये मान सकते हैं हम। और ये जीव अधिकांशतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं और इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। कंकाल दो तरह के होते हैं, यानी कठोर आवरण को हम कंकाल कहते हैं। कंकाल का मतलब कठोर आवरण। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जो कम विकसित जंतु हैं, उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो ज्यादा विकसित जीव है, प्राणी हैं, उनमें अंतः कंकाल पाया जाता है। जैसे मानव, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि, इनमें देखिए हड्डियों का जो ढांचा वो कंकाल है, वो शरीर के भीतर पाया जाता है। और अगर बात करें शंख है, सीपी चपटे आकार की होती हैं और एक और भी बहुत सारे जीव हैं, उनके शरीर पर बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। तो इन जीवों में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, थोड़े कठोर आवरण होते हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर को आकार प्रदान करते हैं। बाह्य कंकाल होते हैं इनमें सब में। अच्छा, इस प्रकार से ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु है, इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, इनमें केवल बाह्य कंकाल ही पाए जाते हैं। तो इसको उदाहरण है साइकोन, स्पॉन्जिला, ये इसके उदाहरण है। साइकोन का चित्र दिखा दिया, यानी छिद्रदार जंतु पोरीफेरा। दूसरा लेते हैं संघ सिलेंट्रेटा। इन जंतुओं में देहद्वा पाई जाती है। ये चीजें हैं, ये आपको समझने की होती हैं। वैसे तो आप भी किताब पढ़ते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, इनको इनका अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। शिलोम का मतलब देहद्वा, और देह कहते शरीर को, और द्वा यानी उसके अंदर खाली स्थान। हमारे अंदर, हमारे शरीर में देहद्वा है, क्योंकि हम विकसित प्राणी में आते हैं। जितना प्राणी विकसित होगा उसमें देहद्वा उतनी ज्यादा विकसित होगी। हमारे अंदर देहद्वा होती हैं, दो देहद्वा हैं, एक ऊपर अस्थियों, पसली की अस्थियों के नीचे पसलियां होती हैं, उनके नीचे उसमें फेफड़े हैं, हृदय है, वो सुरक्षित रहते हैं। देहद्वा के भीतर अंग उपस्थित रहते हैं। और नीचे की जो देहद्वा है उसको हम उदर गुहा बोल देते हैं, ऊपर वाले गुहा को वक्ष गुहा बोल देते हैं, नीचे वाले गुहा को उदर गुहा बोलते हैं। उसमें हमारा आमाशय, आंतें रखी हुई इस तरह से व्यवस्थित हैं, रखी हुई नहीं बल्कि व्यवस्थित हैं इस तरह से। और विभिन्न प्रकार के यकृत है, इस तरह के अंग हैं, अग्नाशय आदि, ये अंग उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो देहद्वा विकसित होने का मतलब प्राणी विकसित है। तो इनमें देहद्वा शुरुआत हो जाती है और देहद्वा इसको कहते हैं सीलोम, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा। यहाँ से देहद्वा जंतुओं में शुरू हो जाती है। इनमें देहद्वा नहीं होती, इनमें देहद्वा हो जाती है। ये हाइड्रा का चित्र है और हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इन जंतुओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इन जंतुओं में देहद्वा सीलोम पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है, यानी दो परतें होती है कोशिकाओं की। और इन जंतुओं की कुछ जातियां समूह में पाई जाती हैं। समूह का मतलब एक साथ इकट्ठे होकर के झुंड में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, अब हम समझने की कोशिश करें तो मधुमक्खियां किस में पाई जाती हैं? समूह में पाई जाती हैं, अकेली अकेली थोड़ी रहती हैं। वो अक्सर एक कॉलोनी बना करके, छत्ता उनकी कॉलोनी है, उनका घर है, और उसमें समूह के रूप में पाई जाती हैं। चींटियां हैं, वो एक साथ बिलों में समूह में पाई जाती हैं। दीमक है, वो भी समूह में पाई जाती हैं। इसी तरह से सिलेंट्रेटा संघ के जंतु समूह में पाए जाते हैं। जैसे कोरल, हालांकि कोरल का चित्र नहीं बनाया, कोरल तथा कुछ जातियां
एकाकी होती हैं, अकेली अकेली रहती हैं। जैसे हाइड्रा, ये हाइड्रा है, इसमें देखो एक हाइड्रा और लग गया, जैसे पेड़ के कोई इस तरह का कोई फल लग जाता है इस तरह से, और ये हाइड्रा इसका छोटा बच्चा है ये, और ये टूट के अलग हो जाता है और नया हाइड्रा बन जाता है। शरीर पर ही हाइड्रा के शरीर पर ही नए हाइड्रा उग जाते हैं और नए नए हाइड्रा बन जाते हैं। तो हाइड्रा किस संकर जंतु है? सिडेंट्रे का संकर जंतु है। और इस तरह से ये है, इसमें दंश कोशिकाएं, इनको बोलेंगे, ये देखिए डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, दंश कोशिकाएं, दंश कोशिका। और दंश कोशिका जिसको हम डंक भी कह सकते हैं, जैसे मधुमक्खी में डंक होता है, इसी तरह से ये होती है दंश कोशिका। और ये जब इसके पास कोई इसका शत्रु आता है और इसका शिकार करने के लिए, तो ये दंश कोशिकाएं भागता है, अर्थात वो डंक मार करके अपना पीछा छुड़ा करके अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो ये देखिए, ये होते हैं स्पर्शक, इनको हम स्पर्शक कह सकते हैं। स्पर्शक, स्पर्शक, ये लंबी लंबी रचनाएं स्पर्शक है, ये इसका मुंह है, ये स्पर्शक है। स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं लगी होती हैं, इन दंश कोशिकाओं के माध्यम से ये शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये अभी तक हमने 2 संघों के बारे में पढ़ा है।